दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बुंदेलखंड की आवाज़। आज का हमारा विषय है महाराष्ट्र चुनाव के संदर्भ में। विषय है महाराष्ट्र की सीएम की कुर्सी और ईवीएम को लेकर महाराष्ट्र में घमासान। इस पर हम चर्चा करेंगे। तो एक एक मुद्दे पर हम बात करते हैं। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए और उन विधानसभा के चुनाव में महायुति गठबंधन, जो बीजेपी का गठबंधन था, वो चुनाव जीता। और महायुति का गठबंधन जीतने के बाद ये रेस शुरू हो गई कि अब महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। वो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री की रेस में 3 लोग थे। एकनाथ शिंदे, जो अभी भी महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार। ये तीनों लोगों ने अपनी रेस लगा रखी कि हम बनेंगे मुख्यमंत्री, हम बनेंगे मुख्यमंत्री। बीजेपी ने दिल्ली में तीनों नेताओं को बुलाया और मीटिंग किया और उसमें अमित शाह जी के माध्यम से ये फैसला किया गया कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे। इस बात को लेकर के जैसे ही खबर आई और तीनों नेता वापस महाराष्ट्र आए, इसके बाद तीनों में मनमुटाव शुरू हो गया। एकनाथ शिंदे को ये बात मंजूर नहीं और वो चले गए अपने गांव और उनकी तबीयत ख़राब हो गई। ऐसी खबर आ रही है कि डॉक्टरों की टीम वहाँ भेजी गई है। वो उनका महाराष्ट्र में जो ज़िला है सतारा है, वहाँ उनका गांव है। बताया जा रहा है कि जहाँ उनका गांव है वहाँ मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं आता है, तो वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। इस तरीके से कहा जा सकता है कि देवेंद्र फडणवीस का नाम आने पर, मुख्यमंत्री के पद पर आने के बाद एकनाथ शिंदे ने इस तरीके से स्टैंड लिया है, क्योंकि एकनाथ शिंदे भी चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूं और वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री भी अभी भी हैं। तो इस बात को लेकर के पेच फंस गया है महाराष्ट्र में कि कौन मुख्यमंत्री होगा। बीजेपी चाहती है कि हम लार्जेस्ट पार्टी हैं, हमारा मुख्यमंत्री होगा। एकनाथ शिंदे सोच रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री था और मैं ही मुख्यमंत्री रहूं। उधर अजित दादा पवार भी लगे हुए हैं कि कहीं मेरी भी जुगाड़ लग जाए तो मैं भी, क्यों न मुझे ही मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो इस तरीके की ये जो आपस में इनका घमासान चल रहा है, उस घमासान के पीछे की बातों को समझना ज़रूरी है। एकनाथ शिंदे अगर अड़ गए हैं तो अड़ने के लिए उनके पास कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो एकनाथ शिंदे के पास जो है वो ये है कि केंद्र में एकनाथ शिंदे के 7 सांसद हैं और केंद्र की जो बीजेपी सरकार है वो समर्थन से बनाई गई सरकार है, जिसमें नीतीश कुमार जी का समर्थन है और चंद्रबाबू नायडू जी का समर्थन है। यूँ कहा जाए कि नरेंद्र मोदी सरकार बैसाखी पर है। इधर मुख्यमंत्री की कुर्सी का पेंच फंसा हुआ है, तो कहीं ना कहीं शिंदे को दिमाग में ये भी है कि मेरे पास 7 सांसद हैं और अगर इन्होंने मुख्यमंत्री मुझे नहीं बनाया तो अगर मैंने 7 सांसदों का समर्थन ले लिया तो नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को समर्थन लेने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसके पीछे भी कारण है, पहला कारण। दूसरा कारण ये है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट जब चल रही थी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में, उस समय पर अडानी को बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्टों पर ठेके दिए गए हैं। वो किस आधार पर दिए गए हैं, उनकी टर्म एंड कंडीशंस क्या है, तो वो सारी की सारी जो फाइलें हैं, वो फाइलें तो एकनाथ शिंदे की टेबल से होकर की गुजरी हैं।
तो एक तो ये इनके पास कारण है कि इनके सीक्रेट्स जो अमित शाह के ऑर्डर मिले और उन्होंने जो किया उसके सीक्रेट उसके पास हैं। उन्होंने भी अपनी फाइल बना कर रखी है। इन लोगों की जो भी कारनामे हैं उनकी फाइलें एकनाथ शिंदे के पास हैं। अर्बन डेवलपमेंट का जो विभाग है वो विभाग एकनाथ शिंदे के पास था। वो बहुत बड़े लेवल पर पैसे का उसमें खेल चलता है। अर्बन डेवलपमेंट जो विभाग है तो वो उसको लेकर के फाइलें अमित शाह के पास हैं। अब ये दोनों नेता जो है वो बार्गेनिंग कर रहे हैं। अब बार्गेनिंग कर रहे हैं और कौन किसको पीछे कर रहा है इस बात को समझने की ज़रूरत है। महाराष्ट्र में चुनाव महायुति बनाम अगाड़ी बनाम महायुति चुनाव हुआ। महायुति ने चुनाव जीता। जीतने के बाद ये सारा का सारा खेल चल रहा है। अब इनकी फाइलें एक दूसरे की ये लिए बैठे हुए हैं और लड़ाई इस बात की है कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। इस तरीके से ये सारा का सारा खेल चल रहा है और अभी भी मुख्यमंत्री को लेकर के बयानबाजी और अटकलें आ रही हैं। और 5 दिसंबर की तारीख बताई जा रही है कि 5 दिसंबर की तारीख तय हो गई है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। वहाँ पर घोषणा होगी और शपथ ग्रहण होगा। मुझे लगता नहीं है दोस्तों कि 5 तारीख को भी ये फैसला हो पाएगा, क्योंकि मामला बहुत ज़्यादा गंभीर और पेच फंसा हुआ है। उधर आरएसएस ने रिकमेंड किया है कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाए। आज के अखबार में भी ये आया हुआ है, राज्य एक्सप्रेस में। और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। अब मोदी और अमित शाह के बीच में ये मामला फंस गया है। तो मुझे जो दिखाई दे रहा है कि ये जो मुख्यमंत्री का पेच इनका फंसा हुआ है महाराष्ट्र में, वो महाराष्ट्र में आसानी से निकलने वाला नहीं है। इन्होंने प्रस्ताव दिया कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, एकनाथ शिंदे और अजीत दादा पवार को डिप्टी सीएम बना दिया जाए। एकनाथ शिंदे ने रख दिया कि मुझे होम मिनिस्ट्री भी चाहिए, जो स्टेट की पुलिस और आंतरिक जो मामले होते हैं वो मेरे नियंत्रण में रहना चाहिए। इस बात पर भी उन्होंने अपनी बात कही थी। तीसरा जो दिखाई दे रहा है इस कुर्सी की घमासान में, तो अमित शाह और मोदी जी तीसरा रास्ता अपना सकते हैं। और ये लोगों ने जो प्रयोग किया, मध्य प्रदेश में प्रयोग किया, राजस्थान में प्रयोग किया, हरियाणा में किया, कि एक नया चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर ये ला सकते हैं। ऐसा किया जा सकता है। लेकिन जो एकनाथ शिंदे हैं वो शिवसेना को तोड़कर अलग हुए थे। उद्धव ठाकरे के पीठ पर छुरा घोंपने का काम, राजनीतिक छुरा घोंपने का काम किया उन्होंने, उन्हें धोखा देने का काम किया। तो क्या एकनाथ शिंदे बीजेपी को छोड़ेंगे? ऐसा उनके कार्यकर्ताओं से खबर आई है कि वो बाद में भी बड़ा बैकफायर कर सकते हैं, बवाल हो सकता है। वो सरकार कितने दिन चलेगी, अभी तो बनी नहीं है, कितने दिन चलेगी इसका कोई पता नहीं है। एक तो ये बहुत बड़े लेवल पर घमासान चल रहा है महाराष्ट्र में कुर्सी को लेकर के। अब कुर्सी क्यों, किस लिए हो रहा है? लोगों के विकास और डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है। कौन सी कुर्सी किसको मिलेगी और किस कुर्सी पर बैठने पर कितना मलाई है, वो मलाई खाने के चक्कर में इनकी सबकी लार टपक रही है और वो लार को संभाल नहीं पा रहे हैं। जनता के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, अत्याचार के मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं। इनसे कोई लेना देना नहीं है। भ्रष्टाचार में तो इन्होंने एक दूसरे की कुंडली सब ने बनाकर आपस में रखी हुई है और वो आंतरिक तरीके से दिखा और बता भी रहे हैं कि देखो मैंने भी तुम्हारा रखा हुआ है, मैंने भी तुम्हारी कुंडली रखा है। तो ये चल रहा है महाराष्ट्र की सरकार में। महाराष्ट्र
लार्जेस्ट, इकोनॉमिकल दृष्टि से लार्जेस्ट स्टेट है, और बॉम्बे जो पूरे देश की उद्योग नगरी है, आर्थिक नगरी कहा जाता है, उसकी दृष्टि से ये रेस इसीलिए मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए बहुत ज़्यादा तेज है। तो मोदी सरकार मोदी जी तीसरा रास्ता अपना सकते हैं। इन दोनों लोगों का जो घमासान चल रहा है उसमें नया चेहरा मुख्यमंत्री का ला सकते हैं वो। एक तो ये है। दूसरा, ये घमासान अभी चल ही रहा है कि अभी दूसरा शुरू हो गया। एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं बाबा अढावे, उन्होंने ईवीएम को लेकर के मोर्चा खोल दिया है महाराष्ट्र में, और वो धरने पर बैठ गए हैं, और चारों तरफ से अभी ईवीएम के खिलाफ आवाज़ें उठाना शुरू हो गई महाराष्ट्र में, क्योंकि वोटों के मामले में बहुत बड़े लेवल पर हेरा फेरी जो सामने और आंकड़े आए हैं कि जिन विधानसभाओं में वोटों की संख्या कम थी, उन विधानसभाओं में 1,50,000 वोट एक्स्ट्रा निकल रहे हैं, जो रिकॉर्ड से बाहर के हैं। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कि अगर एक विधानसभा में 2 लाख वोट हैं रिकॉर्ड में, तो ईवीएम मशीन में और जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें 2.5 लाख और 3 लाख वोट निकल रहे हैं। एक तो ये हुआ। दूसरा, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग विधानसभाओं के अपने आंकड़े दिए हैं। कई कैंडिडेट ने तो ये आरोप लगाया है कि मैंने मेरा वोट दिया, मैंने चुनाव लड़ा, लेकिन मेरी बीवी ने मुझे वोट नहीं दिया, मेरी बेटी ने नहीं दिया, मेरी माँ ने नहीं दिया। ऐसे कैसे हो सकता है? उनके वोट ही नहीं निकले। एक तो ये चल रहा है। तो बाबा अढावे जो आंदोलन में बैठे हुए हैं, उनके आंदोलन को बहुत बड़े लेवल पर समर्थन मिल रहा है। बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब ने जाकर के उनके मंच पर समर्थन दिया और अपनी बात भी वहाँ रखी कि उन्होंने बताया कि वो 2014 से सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के खिलाफ में केस लड़ रहे हैं, और उन्होंने वो केस जीता भी था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये स्वीकार किया था कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है। तो उसके आधार पर और उनके केस के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ईवीएम में वीवीपैट लगाया जाना चाहिए। ये उन्होंने जो केस फाइल किया था उसकी वजह से वीवीपैट लगा था। तीसरा, महाराष्ट्र और राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार साहब ने भी जाकर के उनको समर्थन दिया है। उद्धव ठाकरे साहब ने भी जाकर के उनको समर्थन दिया है बाबा अढावे को। तो ये जो परिस्थितियां बन रही हैं, उधर कुर्सी की घमासान चल रही है, इधर ईवीएम को लेकर घमासान शुरू हो गया है। तो ये जो संकट, डबल संकट खड़ा हो गया है बीजेपी सरकार को, मोदी सरकार को, ये संकट अभी बढ़ने वाला है। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर तालकटोरा स्टेडियम से ये कहा था कि हमें ईवीएम फीवीएम नहीं चाहिए, हमको बैलेट पेपर पर वोट मांगता है, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। एक तो ये हो गया। अभी आज की तारीख में ताज़ा रामलीला मैदान में बहुत बड़े लेवल पर उदित राज जी ने भी रैली की हुई है, और उसमें भी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने ये बात कही है कि हमको ओबीसी की जाति आधारित गिनती और बैलेट पेपर पर चुनाव चाहिए। उन्होंने अपने संबोधन में अपनी ये बात उन्होंने कही है। साथियों, दोस्तों, ये बहुत गंभीर बातें हैं और एक बहुत बड़ी परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है। मैंने इसके पूर्व में जो महाराष्ट्र के इलेक्शन के रिजल्ट आए उसके बाद मैंने एक वीडियो डाला, उसमें मैंने कहा था कि इस रिजल्ट के बाद क्या परिस्थितियां निर्माण होंगी, उससे देश की राजनीति की दिशा तय होगी। अब वो बात सही हो रही है, जाकर वो वीडियो देखिएगा। तो ये राजनीति की जो दिशा है वो बहुत विकट परिस्थितियों की तरफ बढ़ रही है। उधर आपको एक जानकारी होगी कि ईवीएम को लेकर के जो टेक्नोलॉजी के लोग कहते हैं वो जनक हैं एलोन मस्क, उन्होंने ईवीएम को लेकर के एक बयान दिया था कि ईवीएम में घोटाला किया जा सकता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो बहुत बड़े लेवल पर व्यापक चर्चा इस बात की हुई। मैं आपको बता दूं कि ये बात
उन्होंने कही है, वो एक टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, जनक भी कहते हैं लोग उनको। ये बात ठीक है कि ईवीएम को लेकर के घोटाले हो रहे हैं, क्योंकि जिस देश से वो के रहने वाले हैं वहाँ खुद जो दुनिया में शासन करने वाला देश है अमेरिका, वो वर्ल्ड में जो राज कर रहा है, वो खुद बैलेट पेपर पर चुनाव करता है और ईवीएम मशीन पर उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। और बहुत सारे देश हैं जो ईवीएम मशीन से नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र का मामला है, लोगों के अधिकारों का और लोगों के राइट्स का मामला है। पर एक बात मुझे बतानी है कि एलोन मस्क जी ने जो बयान दिया था, ये बयान तो सही है, उनकी टेक्नोलॉजी की एक्सपर्टनेस के आधार पर वो बयान सही है उनका, मैं उस बात का समर्थन करता हूँ। लेकिन किस आधार पर उन्होंने बयान दिया, इस बात को कहना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का मामला भी है। एलोन मस्क जी सैटेलाइट के माध्यम से जो लोगों को फ़ोन की और उसकी सुविधा प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, भारत में उनको ये काम करने के लिए लाइसेंस चाहिए। और रिलायंस इंडस्ट्री जो टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं और यहाँ पर उनका बहुत बड़ा नेटवर्क है और उसको चला रहे हैं ये कंपनियाँ, वो ये नहीं चाहते हैं कि एलोन मस्क की कंपनी भारत में आकर के निवेश करे और यहाँ व्यापार करे, तो रिलायंस का डब्बा गोल हो सकता है। इस डर की वजह से मोदी जी पर और प्रेशर था कि उनको इसमें नहीं लाना चाहिए, परमिशन नहीं देना चाहिए इंडिया गवर्नमेंट ने एलोन मस्क को। तो एलोन मस्क ने सोचा कि ये इंटरनेशनल मामला है और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उन्होंने देखा कि भारत में सबसे बड़ी कमी क्या है अभी। तो उनको पता चला कि ये ईवीएम का जो मुद्दा है, ये दसों साल से गरमाया जा रहा है और पूरे देश में चल रहा है और वहाँ वोटिंग होती है और इसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन को नियंत्रण किया जा सकता है। तो उन्होंने ये भारत सरकार पर दबाव डालने के लिए प्रेशर दिया कि अगर इस मुद्दे को मैं बार बार प्रेस करूंगा तो मुझे लाइसेंस मिलेगा। तो जैसे ही एलोन मस्क जी ने ये बयान दिया कि ईवीएम में घोटाला किया जा सकता है, तो इसके बाद खबर आई कि अभी एलोन मस्क की कंपनी भारत में निवेश करेगी और यहाँ सैटेलाइट के माध्यम से जो भी सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराना चाहते हैं वो कराएगी। ये बात को समझने की आपको ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की वजह से और व्यापार की वजह से ईवीएम का मुद्दा एलोन मस्क ने उठाया। एलोन मस्क को हमारे देश के लोगों के साथ कोई सिंपैथी है ऐसा नहीं है, ये दांवपेच है और उसने अपना दांव चला। और अभी ताज़ा खबर आ रही कि भारत में एलोन मस्क आने वाले हैं, उन विजिट करने वाले हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई और ये सत्य हो गया कि अगर भारत में एलोन मस्क आ रहे हैं मतलब उनकी कंपनी को परमिशन दे दी गई है, क्योंकि उन्होंने जो ईवीएम का मुद्दा है उसको उन्होंने बयान दिया था। ये भारत सरकार पर प्रेशर डाला, जिसकी वजह से और भी मामला आगे बढ़ गया। दूसरा, अभी बहन जी जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने भी कहा कि पहले बैलेट पेपर की लूट होती थी ये मनुवादी पार्टियों की तरफ से, अब ईवीएम के माध्यम से डकैती हो रही है और लूट हो रही है और ये खेल बहुत बड़े लेवल पर है। तो SC ST OBC के जो नेता लोग हैं, जो अलग अलग पार्टी के मुखिया हैं, उन लोगों को एक सुर में बात बोलनी होगी, वरना धीरे धीरे जो SC और बैकवर्ड की क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन सभी पार्टियों का धीरे धीरे सत्यानाश हो रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने एक बयान दिया था कि हमने लोकसभा में सीटें जीती, चुनाव जीता, लेकिन हमें फिर भी ईवीएम पर कोई भरोसा नहीं है। तो इस बात को भी समझने की ज़रूरत है। तो इस देश की जो राजनीति है वो एक नई धारा और नई परिस्थिति की तरफ जा रही है और अभी बहुजनों को एकजुट होकर के ईवीएम के खिलाफ अपनी आवाज़ को तेज़ करना चाहिए, आंदोलन के सुर को आगे बढ़ाना चाहिए दोस्तों, और इसको जन जन तक, गांव-गांव तक पहुंचाना होगा। और आप लोगों को अगर अपने अधिकार और हक बचाने हैं तो जितना आप कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं तो बोलिए, आप नारे लगा सकते हैं नारे लगाइए, आप लोगों को समझा सकते हैं तो समझाइए, सोशल मीडिया के माध्यम से मीटिंगें लगा करके, जैसे भी आप चाहें
लोगों के हक और अधिकार बचने चाहिए, ये लोकतंत्र बचना चाहिए, देश का संविधान बचना चाहिए। इस बात को समझने की गहराई से ज़रूरत है। आगे आने वाले कई राज्यों में फिर इलेक्शन होंगे, उसके विषय में हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम जो बातें उठा रहे हैं वो कोई दूसरा चैनल नहीं उठा रहा है। वो राजनीति की ऊपर की बातें उठा रहे हैं, जो भारतीय राजनीति में चल रही हैं, ऊपर की बातें करते हैं। वो इन कारणों को जाने बगैर ये कुछ होने वाला नहीं। इन कारणों को समझेंगे तो देश की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां समझ में आएंगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो हम वीडियो डालते हैं वो वीडियो का नोटिस आप तक पहुंच जाया करेगा, नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो आपको सुनने और समझने के बाद आगे आप अपना कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। दूसरा, आपने मेरी बात को ध्यान से सुना है और समझा है, इसके लिए मैं आपका आभार करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।